सरकारी तौर पर वोट खरीदने का या लोगों को डायरेक्ट रिश्वत देने का पहला मामला देश का। एक प्रकार से ये अंडर टेबल जो हुआ करता था, अब ये एक नंबर में दिया जा रहा है। जनप्रतिनिधि का ईगो अलग है राजा भाई, और अफसरों का ईगो अलग है। मैं हमेशा कहता हूँ राजेश भैया, इस शहर में सब राजनेता बचे, लीडर खत्म हो गए। महत्वपूर्ण बात ये कि अफसर लड़ने आए हैं कि काम करने आए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं समय नाउ। मैं हूं राजेश राठौर। आज हम एक बड़े मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं, वो है बिहार चुनाव के परिणाम का। बिहार चुनाव में पिछले दिनों जो रिजल्ट आए और जिस तरह से प्रचार हुआ और अब आगे का जो सीन दिख रहा है, उसको लेकर हम वरिष्ठ पत्रकार राजा शर्मा जी से बात करेंगे। राजा भैया, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आप पिछले दिनों बिहार यात्रा पर भी गए थे और जो उम्मीद से ज़्यादा रिजल्ट आए, जिसकी शायद नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भी उम्मीद नहीं थी कि एक तरफा रिजल्ट आ जाएंगे, और कांग्रेस से लेकर तेजस्वी यादव, राहुल गांधी की जो हालत ख़राब हुई है, इस पूरे मामले को आप किस तरह से देखते हैं? थैंक यू राजेश भाई फॉर इनवाइटिंग मी फॉर योर प्रेशियस टॉक शो। देखिए, आपने बिहार का जो जिक्र किया है, तो बिहार में आपको सिलसिलेवार 2-3 बिंदुओं पे केंद्र बिंदु रखकर चर्चा करना होगी, उस पर ध्यान देना होगा आपको। बिहार चुनाव का जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, वो 8 सितंबर को था। 8 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी ने तकरीबन 75 लाख महिलाओं की अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपये डाले थे। बिल्कुल ठीक है, ये तारीख है 8 सितंबर की। चुनाव अक्टूबर में हुए, परिणाम नवंबर में आए हैं। आचार संहिता लगने के पहले कर दिया, ठीक है। लेकिन जब आप चुनाव का इंतजार करते हो, चुनाव के मुहाने पे कोई काम करते हो, तो उसका डायरेक्ट एडवांटेज लेने के लिए ये सितंबर महीने के पहले सप्ताह में 10-10 हज़ार रुपये 75 लाख महिलाओं के अकाउंट में डाले गए थे। जीविका दीदी के नाम से उस योजना का नाम दिया गया था। फिर उसके बाद किस्तों में और 10-10 हज़ार रुपये डलते गए, और आंकड़ा ये बताता है तकरीबन 1,40,00,000 महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये गए थे। ये ऑन रिकॉर्ड है, आपके मेरे कहने से नहीं, सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है ये। तो चुनाव परिणाम को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा फैक्टर तो ये रहा। भैया, सरकारी तौर पर वोट खरीदने का या लोगों को डायरेक्ट रिश्वत देने का पहला मामला देश का? नहीं, मैं तो ये कहता हूँ, देखिए हाल ही मैंने एक आर्टिकल लिखा, मैं फिर उसको रिपीट कर रहा हूँ कि चुनावी रिश्वत को एक नंबर का अमली जामा पहनाना, उसका क्रेडिट शिवराज सिंह चौहान को देना चाहिए। पहले क्या होता था, चुनाव के ठीक मिडनाइट में, ओवरनाइट में, उस पीरियड के अंदर कंबल बढ़ती थी, शराब बढ़ते थे, पायजाम बढ़ती थी, साड़ियाँ बढ़ती थी, महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए, ठीक है। लेकिन ये चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ते चल जाते हैं, तो समझ में आने लगा इन लोगों को कि एक साथ पैसे एक नंबर में कैसे दिया जाए और अपनी जेब से नहीं लगेगा। दो इम्पोर्टेंट पॉइंट समझिए। जब कैंडिडेट खुद लड़ता है तो उसके खुद से जेब से पैसा लगता है, ठीक है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का लड़े या कांग्रेस का लड़े या किसी अन्य पार्टी का लड़े। तो जब खुद की जेब से लगता है तो उसका एक बजट बढ़ जाता है चुनाव लड़ने का, ठीक है। अब क्या होता है, अब आप देखिए, सरकार के पैसे से चुनाव लड़ते हो आप पावर में होते हो, तो सरकार के खजाने का दुरुपयोग करते हो, सदुपयोग करते हो, जो आप कह लीजिए उसको, ठीक है। तो चुनावी रिश्वत देने का सबसे बड़ा फार्मूला है, ये एक नंबर में पैसा देने का तरीका है। बिल्कुल। अब उसको इन्होंने सम्मान से किसी को लाडली बहना नाम दिया, किसी को जीविका दीदी नाम दिया, लेकिन अल्टीमेटली चुनाव के वोट को प्रभावित करने का ये तरीका है। एक जो आपने सवाल किया, उसका मैंने जवाब दिया है कि एक प्रकार से ये अंडर टेबल जो हुआ करता था, अब ये एक नंबर में दिया जा रहा है, ठीक है, एक सीधी। अब बात करते हैं कि चुनाव परिणाम ऐसा क्यों आए, जैसा कि आपने सवाल किया। मैंने बिहार को अनेक जगहों से नज़दीकी से चुनाव को देखा, समझा, और उस चुनाव में जो मुझे बड़े फैक्टर समझ में आए वो ये आए। एक तो सबसे बड़ा फैक्टर आपसे मैंने जिक्र कर दिया है कि इस चुनावी रिश्वत ने बड़ा टर्निंग पॉइंट दिया, और उस चुनावी रिश्वत ने वहाँ ये भी बता दिया था कि महिलाओं की लंबी लंबी कतारें लगी थी, फर्स्ट फेज में भी और सेकंड फेज में भी। तो आपको समझ में आने लगा था कि परसेंटेज बड़ा ऐतिहासिक बड़ा है, हिस्टोरिकल बड़ा है, मतलब इसके पहले इतना कभी नहीं बढ़ा। उसके बाद ये समझ में आने लगा था कि महिलाएं का रुझान किस तरफ जा रहा है। ये पहले हमने महाराष्ट्र में भी देखा, ये हमने मध्य प्रदेश में भी देखा। बिल्कुल। क्योंकि आप बिहार का जिक्र कर रहे हो, तो आप सीनियर जर्नलिस्ट हो, मध्य प्रदेश की राजनीति में अच्छा दखल रखते हो। मैं आपसे सवाल कर लेता हूँ कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी के बड़े नेता से लेकर हर आदमी मान के चल रहा था, किसी भी पार्टी को 115 सीट आ जाए तो बड़ी बात होगी। 2023 में जो वहाँ गए काम कर रहे थे चुनाव में, वो भी यही कह रहे थे, यही मान के चल रहे थे कि 115 116 आ जाए तो बड़ी बात होगी, सरकार बन जाए तो बड़ी बात होगी, 120 के आसपास आ जाए तो भारतीय जनता पार्टी गंगा नहा लेगी। उस समय ये माना जा रहा था। बहुत बड़ी बात है। उस समय भी इस लाडली बहना ने ट्रेंड दिया, टर्नआउट दिया। इस लाडली बहना का टर्नआउट से 162 163 सीटें भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में आ गई। अब चूंकि मध्य प्रदेश में आ गई, इसके पीछे भी एक लाइन का कारण यह है कि मध्य प्रदेश का जो ब्रांड एम्बेसडर था लाडली बहना का, वो शिवराज सिंह चौहान थे।
शिवराज सिंह चौहान इस योजना में सबसे परफेक्ट ब्रांड एम्बेसडर है। हाँ। उससे बेहतर ब्रांड एम्बेसडर पूरी भारतीय राजनीति में नहीं है। क्योंकि वो शो ऑफ भी बहुत अच्छा करते हैं राजा भैया। बिल्कुल। जब महिलाओं को देख लेते हैं, बच्चों को देख लेते हैं, तो बोले मामा आ गया है, भाई आ गया है। तो उनको अपनी तरीके से अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना आती है शिवराज जी को, ठीक है। तो शिवराज सिंह चौहान ने इसको मार्केट किया, इस प्रोडक्ट को ब्रांडिंग किया, और मोर और लेस आप ये मान के चलिए कि लाडली बहना को सफलता मिली। तो लाडली बहना को जब सफलता मिल गई, हाँ। तब इस भारतीय जनता पार्टी को समझ में, अन्य पार्टियों को भी आया है। कर्नाटका में कांग्रेस ने भी दिए हैं, अन्य राज्यों ने भी अनाउंस किए हैं, ऐसा नहीं है। तो जिसको जो समझ में आता है, राजस्थान ने गहलोत ने भी किया था, सब कर रहे हैं, ऐसा नहीं केवल बीजेपी कर रही है। लेकिन जिसकी सरकार होती है वो ताकत से कर लेते हैं, और उनके जेब से क्या जाता है, 10,000 करोड़ या 11,000 करोड़ सरकारी खजानों से तो जाना है पैसा। या आप और हम जो जीएसटी देते हैं उसी का पैसा है, उनको किसी पॉकेट से तो जाना नहीं है। तो जनता का पैसा अपने वोट को खरीदने का एक नया तरीका है। ये जो रिश्वत दी जा रही है, सीधी सीधी बात, ये एक बात। अब उसको सम्मान का नाम दे दिया गया कि साहब महिला सम्मान, आत्मसम्मान। ये आपको 364 दिन क्यों नहीं याद आता? बिल्कुल। चुनाव के समय आप ऑलरेडी जो सरकार की, केंद्र सरकार की और बिहार राज्य सरकार की, जहाँ नीतीश कुमार ऑलरेडी मुख्यमंत्री थे, बीजेपी की सरकार थी, वहाँ पर क्या महिलाओं के लिए कोई योजना ही नहीं चल रही थी? वही बोल रहा हूँ ना, जो आपको 10,000 रुपये देने की जरूरत पड़ी कि आपने बोला कि हमने इनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, स्वावलंबी बनने के लिए, इतने दिन फिर आप लोग क्या कर रहे थे? नहीं तो वो 10,000 रुपये कब तक चलेंगे? स्वावलंबी बनने के लिए 10,000 तो वो 10,000 केवल वोट तक चलने थे, वो चल गए, उसका रिजल्ट भी आ गया उनके सामने, ठीक है। तो आपने जो इम्पोर्टेंट फैक्टर तो ये पूरे चुनाव परिणाम का। अब विपक्ष के अपने अपने सबकी दलीलें हैं, SIR है, EVM है, ये सबकी अपनी अपनी दलीलें हैं, और ये दलीलें लंबे समय तक चलती आ रही है। राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ा चिंतन का विषय ये होना चाहिए कि जहाँ 2-1.5 महीने तक इन्होंने बिहार के अंदर वोट चोरी की यात्रा की, वोट चोरी यात्रा करके मोर और ले 60, 70, 80, 100 सीटों तक घूमे भी राहुल गांधी, उसके बाद भी 6 सीटें आई है कांग्रेस की। तो ये राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ा एक चिंतन का विषय है कि कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता हैं, राहुल को केवल यात्रा और पैदल यात्रा में उलझा कर रखते हैं, ऐसा मेरा स्पष्ट मानना है। यात्रा करो, पैदल यात्रा करो, और पैदल यात्रा में उलझा के रखो, उसके बाद ग्राउंड रियलिटी आपके सामने आ जाती है। लेकिन इसमें एक चीज़ और जोड़ो राजा भाई, कि जब वो पैदल यात्रा उन्होंने की थी तब माहौल बन गया था, लेकिन उसके बाद अचानक राहुल गांधी बिहार से 15-20 दिन दूर चले गए, नहीं देखिए, लगातार नहीं बने रहे। नहीं मैं आपसे कह रहा हूँ, मोदी और अमित शाह की तुलना में उनकी समाएं कम हुई। माहौल कुछ भी नहीं था, सुन लीजिए मेरी बात आप। माहौल इसलिए नहीं था, वो जितने भी लोग वहाँ घूम रहे थे ना, सब RJD के लोग थे, वो कांग्रेस का झंडा डंडा उठा के घूम रहे थे। कांग्रेस का ग्राउंड लेवल पे वहाँ कुछ भी जनाधार पहले भी नहीं था। पिछली बार 70 सीटों पे लड़ी थी कांग्रेस, 19 सीटें जीती थी। इस बार 60 पे लड़ी है और 6 सीटें जीती है, 10% का रिजल्ट कांग्रेस को मिला है, ठीक है। इतनी यात्रा करने के बाद, इतने झंडे डंडे, साधन संसाधन, रिसोर्सेज, वोट चोरी की बड़ी बड़ी पत्रकार वार्ताएं, बड़े बड़े आयोजन के बाद, इतनी बड़ी यात्रा के बाद यदि आपकी 6 सीट आ रही है, इसका मतलब आपको जनता ने कैसा खारिज किया है समझ लीजिए। ये राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए, सबके लिए चुनौती का विषय है ही, ठीक है। अब दूसरा आपने सवाल किया कि चुनाव परिणाम के और अन्य कारण क्या है। कारण नंबर 2, RJD के साथ गुंडा एलिमेंट की विरासत चिपकी हुई है। इसको आप इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि लालू यादव का जो जंगल राज का जो आज भी पॉलिटिकल एड्रेसिंग में सबसे पहले उसकी काउंटिंग होती है। जैसे मध्य प्रदेश के चुनाव होते हैं तो दिग्विजय सिंह को टारगेट किया जाता है, बंटाधार के नाम से आप अभी भी टारगेट किया जाता है कि मिस्टर बंटाधार के नाम पे। तो क्या होता है, भारतीय जनता पार्टी को रिकॉल वैल्यू जनरेट करने की बहुत अच्छी आदत है। देखिए, सरकार तो बीजेपी की थी अभी, लेकिन अभी की बात नहीं कर रहे हैं, वो कब की बात कर रहे हैं, 90s की बात कर रहे हैं, 20 साल पुरानी बात कर रहे हैं कि यदि वो आ गए तो जंगल राज हो जाएगा। कि नई पीढ़ी के मतदाताओं को पता नहीं ना कि 20 साल पहले जंगल राज कैसा था। जंगल राज कैसा था, ठीक है। तो ये चुनाव जो है, भारतीय जनता पार्टी, योगी, मोदी, अमित शाह, जांच एजेंसियां, इवन कि मेरा तो ये भी मानना है कि मीडिया भी जिस तरीके से दिल्ली की सरकार को सपोर्ट करता है, वर्सेस तेजस्वी था, तेजस्वी वर्सेस ऑल, ठीक है। कांग्रेस तेजस्वी की छाती पे बोझ थी, ठीक है। ये उन्होंने 60 सीटें ली, 60 में 6 का रिजल्ट आया, ये भी बोझ का काम कर रही थी, ठीक है। रही सही कसर प्रशांत किशोर ने पूरी कर दी। प्रशांत किशोर ने 22 सीट में एक जगह एडवांटेज दिया और 22 सीट में एक जगह नुकसान पहुंचाया, तो ये इनको नुकसान हो गया, ठीक है। ओवैसी ने सीटें भले 5-6 जीती होगी, सीमांचल के पूरे मुस्लिम वोट जो है वो उसने कांग्रेस और RJD के खाते से ले लिए। तो भारतीय जनता पार्टी को प्रायोजित रूप से भी चुनाव लड़ना और लड़वाना आता है, क्योंकि तेजस्वी यादव को वोट ज़्यादा मिले, सीट कम मिली है।
नहीं, उसके पीछे कारण है, उसके पीछे तथ्यात्मक कारण मैं ये बताता हूँ। तेजस्वी लड़े भी ज़्यादा सीटों पे थे ना। हाँ, जब आप 143 पे लड़ते हो तो वोट तो मिलेंगे ही ना ज़्यादा आपको। ये 100 सीटों पे लड़े थे। हाँ, तो जब आप 40 सीटों का अंतर होता है तो 40 सीटों के मतदान का फर्क तो ऑन रिकॉर्ड दिखेगा। इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। आपका बहुत वाजिब सवाल है, लेकिन इसका जवाब ये है कि आरजेडी 143 सीटों पे चुनाव लड़ी थी। जब 143 सीटों पे चुनाव लड़ती है तो वोट तो बढ़ेंगे ही ना। बीजेपी तो 100 सीटों पे ही लड़ी थी, तो बीजेपी को वोट कंपेरेटिवली कम ही रहेंगे ना। पर बीजेपी की सीटें ज़्यादा क्यों आई, इस पर चिंतन करना चाहिए। आरजेडी के ज़्यादा लोग हारे क्यों, इस पर चिंतन करना चाहिए। तो इस पर चिंतन का सबसे बड़ा कारण ये है, लाडली बहना की तर्ज पर जीविका दीदी एक, आरजेडी की खुद की गुंडा एलिमेंट की एक विरासत जो भारतीय जनता पार्टी ने उसको इनकेश किया, दो। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, आरजेडी की जो बड़ी पैकेट की सीटें थी 60, वो कांग्रेस ने ले ली, कांग्रेस 6 सीटें जीत पाई, वो भी आरजेडी का नुकसान हुआ। चौथा, इससे बड़ी बात, सीमांचल क्षेत्र के अंदर या बिहार के कुछ पॉकेट्स के अंदर जहां पर प्रशांत किशोर ताकत से लड़ रहे थे, यदि 2-3% भी वोट काटते हैं तो उसका नुकसान भी आरजेडी को हुआ ही। लेकिन प्रशांत किशोर भी तो पंचर गाड़ी निकली। ठीक है, गाड़ी तो पंचर रही, इसमें कोई संदेह नहीं है, ये तो सच है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि प्रशांत किशोर ने जो नुकसान पहुंचाया हाँ। इनको, उसमें तो प्रशांत किशोर कामयाब हो गए ना। मतलब प्रशांत किशोर ने नुकसान पहुंचाया है तेजस्वी को। हाँ, नहीं, तेजस्वी को पहुंचाया, कई जगह कांग्रेस को भी नुकसान पहुंचाया। कांग्रेस को इस लिहाज से पहुंचाया कि कांग्रेस जहां है, सपोज कीजिए कुछ मुस्लिम वोट बैंक या कुछ जो होता है वहां पे भी यदि 2-3% वोट बैंक आपका डाइवर्ट होता है ना, तो इतना व्यक्ति चुनाव हार जाता है। देखिए, हार जीत का मार्जिन मोर और लेस किसी का 10-15 हज़ार से ज़्यादा का नहीं होता है, मोर और लेस। ऐसे में 5-7 हज़ार वोट यदि आप छीन लेते हो किसी से, तो 5-7 हज़ार का मेरे को नुकसान हो ही जाता है। ठीक है, प्रशांत किशोर अरविंद केजरीवाल से बड़े नेता तो नहीं है ना। अरविंद केजरीवाल के, हाँ ठीक है। तो प्रशांत किशोर के साथ दिक्कत क्या थी, उनको ये लगता था कि मैं मुख्यमंत्री बना देता हूँ। जैसे ममता बनर्जी के लिए कैंपेन की, नीतीश कुमार शुरुआत मोदी से की, मोदी जी के लिए की, तो उनको लगने लगा कि ये तो मेरा ब्रेन है, ब्रेन चाइल्ड तो मेरा है, मैं ही तो चुनाव जिता रहा हूँ, मैं ही चुनाव लड़वाता हूँ, तो मैं खुद क्यों न जीत जाऊँ। कि मैदान में काम करना और टेबल पे बैठ कर रणनीति बनाना दोनों में अंतर है। मतलब आपको कार्यकर्ताओं की फौज को लंबे समय तक खड़े रखने के लिए साधन, संसाधन, रिसोर्सेज और आपकी स्टॉलवर्ट इमेज भी चाहिए होती है, ये ध्यान रखिए आप। केवल पैसों से भी चुनाव नहीं जीता जाता है। यदि केवल पैसे हो तब भी चुनाव नहीं जीता जाएगा, ध्यान रखिएगा आप। यदि केवल पैसों से चुनाव जीता जाता ना, तो देश की दुनिया के बड़े जितने भी उद्योगपति हैं, वो संसद उनके ग्रिप में होती। टाटा चुनाव हार चुके हैं, संसद उनके ग्रिप में होती। केवल पैसों से चुनाव नहीं जाता, पैसा एक टूल है। पैसे वोटर को मोबिलाइज करने का एक टूल है। वो कौन से टूल को कैसे इस्तेमाल करना आता है, एक मैच्योर राजनीतिक पॉलिटिशियंस को आता है। तो पैसों से चुनाव नहीं जीता, पैसा एक उसको एक्सीलरेट करता है चुनाव के मोड को, वो अलग बात है। तो प्रशांत के साथ दिक्कत ये थी, एक तो उसको इस बात का घमंड भी है कि मैंने इनको चुनाव लड़ाया है, ममता को जिताया है, नीतीश कुमार को जिताया है, तो एक ही बार में कल ठिकाने आ गई। ठीक है, मैं आपको यदि ऑन रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ, मैं पहले दिन से लिख चुका था कि प्रशांत किशोर की एक भी सीट आ जाए तो, एक भी सीट आ जाए तो मुझसे मिल लीजिएगा आप। ये मैं आपको तारीख दिखा दूंगा, आपका होगा तो ठीक है। लेकिन विषय ये है कि इन जितने फैक्टरों पे चुनाव लड़ा गया है ना, वो फैक्टर देखिए, योगी उत्तर प्रदेश बिहार पास पास में है। योगी आज की डेट में बहुत बड़े स्टार कैंपेनर है भारतीय जनता पार्टी और देश के लिए भी। ठीक है, मोदी की लोकप्रियता को आप इनकार कर ही नहीं सकते। मोदी के प्रति एक भारतीय जनता पार्टी और ख़ासतौर से महिलाओं के वोट बैंक में भी उसके बड़ी एक बड़ी, मैं कह रहा हूँ मोदी के प्रति एक फैक्टर में बड़ी श्रद्धा भी है लोग, और युवा भी पसंद करते हैं। ठीक है, वो भी एक बड़ा कारण है। राहुल गांधी मेरी नज़रों में, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे दिल्ली का चुनाव हो, चाहे बिहार का चुनाव हो, हरियाणा में उन्होंने कहाँ पीटे वो कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल से टाई अप नहीं रखा। दिल्ली में कहाँ पीटे, अरविंद केजरीवाल के साथ टाई। तो जहाँ टाई अप रखना चाहिए वहाँ आप अपनी स्टैंडिंग ढूंढते हो, तो रिजल्ट 0 आता है। दिल्ली में अरविंद को हरा के कांग्रेस खुश हुई है। दिल्ली में हाँ, अरविंद को हरा के कांग्रेस खुश हुई है, तो खुद की दुर्गति हो रही उसकी चिंता। मेरे हिसाब से तो राजू भाई, राहुल गांधी को राजनीति करना बंद कर देना चाहिए। नहीं देखिए, बंद तो कैसे कर दे, क्योंकि अल्टीमेटली आज के बाल पोस्टर बॉय वही है, कांग्रेस के पोस्टर बॉय वही हैं। प्रियंका गांधी हो सकती है। नहीं देखिए, मेरा मानना है ये केवल एक पैकेजिंग की बात है कि प्रियंका गांधी को इंदिरा गांधी का कई बार लोग मतलब सोशल मीडिया पर या कुछ लोग जिक्र करते हैं, शेडो बताते हैं। मेरा मानना है प्रियंका भी नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है। राउंड द क्लॉक 365 दिन कांग्रेस का एक भी राजनेता सीरियसली पॉलिटिक्स नहीं करता है पूरे नहीं। ठीक है, उनसे बेहतर तो मैं आज भी दिग्विजय सिंह को मानता हूँ, जो कांग्रेस के लिए तटस्थ भाव से
पूरे मध्य प्रदेश में पर डे की कार्यक्रम आते उम्र में भी हैं। जैसे कोई मुख्यमंत्री हो, जैसे मुख्यमंत्री का कार्यक्रम जारी होता है वैसे दिग्विजय सिंह का रोज के कार्यक्रम जारी तो होता है। तटस्थ भाव से कांग्रेस के किसी नेता के कार्यक्रम जारी नहीं होते, इवन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के भी नहीं होते। बोल रहा हूँ ना आपको बात। तो आज की डेट में यदि तटस्थ भाव से बात करें तो दिग्विजय सिंह जैसे राजनेता कांग्रेस के पास बचे नहीं, जो कांग्रेस के लिए तटस्थ भाव से लड़ रहे हैं। उनके साथ अपने एक लगेजेस जुड़े हुए हैं कि एक आधी फोर्स उनको एंटी हिंदू मानती है, ठीक है, वो कांग्रेस के अपने अपने मैटर ऑफ फैक्ट है, ठीक है। लेकिन राहुल का आपने जो जिक्र किया, तो राहुल जो है पर्यटन पॉलिटिक्स करते हैं। हाँ बिल्कुल। तो जब पॉलिटिक्स में आप पर्यटन करोगे या फिर आप उन मुद्दों पे बात करोगे जो, जब मैं आपको बैकग्राउंड में ले जाता हूँ, रफाइल की बात करते थे। रफाइल को आम दुनिया से क्या लेना देना है? बल्कि मेरा है कि ना कि एसआईआर भी पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है ना, इसलिए नहीं आ रहा कि जो वोटर है उसमें 80% तो वो लोग हैं जिनका एसआईआर कोई लेना देना नहीं, उनको तो वोट आई कार्ड मिल जाएगा और वो वोट डाल के आ जाएंगे। देखिए सीधी सीधी बात ही समझिए आप, वोट चोरी का जब आप आरोप लगाते हो, वोट चोरी का, तो उसको जनता से कोई लेना देना नहीं है। वो पार्टी का विषय है कि क्या आपके कांग्रेस के कार्यकर्ता उस विषय को पकड़ पाए या अन्य पार्टी के कार्यकर्ता। आम जनता को वोट चोरी के विषयों से कोई लेना देना नहीं है। वो अब बात करती है अपने रोजगार की, अपने सड़क बिजली पानी की, अपने व्यापार की, अपने कारोबार की। कौन कैसे चुनाव जीतता है ये जनता की ठेकेदारी नहीं है। जनता तो जो है वक्त आने पे फ्रीबीज रेवड़ियों पे चुनाव जिता देती है और फ्रीबीज के आधार पे कई बार वोट कर देती है या फिर कोई लहर आ जाती है किसी प्रकार की। ये 2 लाख किसानों के कर्जे माफ करेंगे 2 लाख तक के, ये कमलनाथ ने बोला था, इसलिए कांग्रेस की सरकार बनी थी। बिल्कुल। तो कमलनाथ ने कहा पहली फाइल साइन करूंगा, पहली फाइल साइन करने के लिए कमिटमेंट था वो, ठीक है। तो और हुआ भी वो। तो जब उनको लगता है कि मुझे फाइनेंशियल एडवांटेज डायरेक्ट दिख रहा है, ठीक है, तो अपनी वोट की कीमत वहाँ पे। मतदाता राजा भाई कुल मिला के ये कहा जाना चाहिए कि बिकाऊ हो गया है। चुनाव हो नहीं रहे, चुनाव खरीदे जा रहे हैं। नहीं तो मतदाता भी यदि वो बिकाऊ हो जाएगा तो सड़क पानी बिजली की बात कर लें। अब हम थोड़ा इंदौर और मध्य प्रदेश पे भी आ जाते हैं क्योंकि चुनाव के कारण ही ये सब चीज़ें प्रभावित होती हैं। इंदौर में इन दिनों लंगड़ा विकास चल रहा है। मेट्रो की बात करो या पश्चिमी रिंग रोड की बात करो, बाईपास की बात करो, या आप शहर में फ्लाईओवर की बात करो, या मास्टर प्लान की सड़कों की बात करो, या सीवरेज सिस्टम की बात करो, या पानी की बात करो, तो सारी एजेंसियां बिल्कुल एक दूसरे से लड़ रही हैं। तो आपने जो जितने भी अभी एस्पेक्ट बताए ना, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट को आप समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मास्टर प्लान। मास्टर प्लान हम तकरीबन 20 साल से सुनते आ रहे हैं कि आएगा आएगा आएगा। अब ये मास्टर प्लान चंद्रयान से आएगा क्या? लाना किसको है? बिल्कुल सरकार को लाना है, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर को लाना है। लेकिन कोई इस बात पे सच्चाई पे जिक्र करना नहीं चाहता या बोलना नहीं चाहता या सुनना नहीं चाहता कि मोहन यादव और कैलाश विजयवर्गीय की मास्टर प्लान को लेकर ठनी हुई है जी। सच्चाई ये है, ठीक है। इन दोनों में एक प्रकार का शीत युद्ध चल रहा है। ये मास्टर प्लान क्यों नहीं आ पा रहा है, इसके अनेक अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन आ इसलिए नहीं रहा है कि दोनों के आपस के अंदर ठनी हुई है। इसी एस्पेक्ट के कारण मास्टर प्लान नहीं आ रहा है। तो जब मास्टर प्लान नहीं आ रहा है तो आप तमाम प्रकार के डेवलपमेंट कैसे एक्सपेक्ट करोगे किसी से भी? एक जहाँ तक बात है फ्लाईओवर की, सड़कों की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, मेट्रो मजाक बना हुआ है। मैं तो मेट्रो को पहले दिन से, देखिए आपको मैंने पहले भी कहा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मेट्रो का डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब बन रहा था उस समय ये भारतीय जनता पार्टी के नेता चंद्रयान पे थे क्या? नहीं, मीटिंगों में थे, ये थे ना, सब मीटिंगों में थे। शिवराज सरकार थी, थे ना। तो जब यही विधायक थे, अधिकांश मंत्री थे, तो ये लोग जो थे तो इनको मालूम नहीं था कि मेट्रो आ कहाँ से रही, जा कहाँ से रही है, अंडरग्राउंड जा रही है, ओवर ब्रिज जा रही है, सब इनको मालूम था ना, ठीक है। अब ये बड़े बड़े अपने आप को आर्किटेक्ट समझ के वो लेआउट लेके बैठ जाते हैं कि नहीं यहाँ से निकलना चाहिए, यहाँ से नहीं जाना चाहिए। उस समय आप लोग कहाँ थे? उस समय आपने आपत्ति क्यों नहीं दर्ज कराई? 1200-1500 करोड़ रुपए जब डीपीआर पे लग जाते हैं तब आप आपत्ति देने खड़े होते हो, ठीक है। ये मेट्रो कोई नगर सेवा है क्या कि आप रूट बदल दोगे? कोई सिटी बस है क्या कि आप कहीं से भी मोड़ दोगे इसको? मेट्रो एक सिस्टम से चलने वाला पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जो दुनिया के सबसे बड़े मॉडलों में से एक है। उसमें आप उतना गंभीरता से लेते नहीं हो। अफसरों के भी प्रयोगशाला इंदौर है। बिल्कुल, अफसरों की भी लापरवाही है। लापरवाही नहीं, प्रयोगशाला है कि जितने प्रयोग करना है इंदौर में कर लीजिए। हर अफसर आता है एक नया आइडिया लाता है। इसका कारण समझ लीजिए ना, अफसरों के ऊपर सीएम का इतना वरदस्त होता है कि वो यहाँ के स्थानीय राजनेताओं को कुछ समझता ही नहीं है। बिल्कुल नहीं समझता है। मैं नाम लूँगा तो बात दूर तक चली जाएगी, रहने दो, नाम लूँगा। मेरे को नाम लेने की आदत है पर बात दूर तक चली जाएगी, रहने दो, ठीक है। तो जब आप वरदस्त से आते हो तो फिर किसी को कुछ समझते नहीं हो, और जब किसी को कुछ समझते नहीं हो
तो फिर इन अफसरों की आपत्तियों को भी आप खारिज कर देते हो, दरकिनार कर देते हो। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जनप्रतिनिधि का ईगो अलग है राजा भाई, और अफसरों का ईगो अलग है। हाँ। इन दोनों का तालमेलापन बरसों से नहीं होने के कारण इंदौर को जो है लंगड़ा बनाते जा रहे हैं। बोल रहा हूँ, जब इन राजनेताओं की जब कंसर्न होती है तो राजनेता अपने कोई पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं तो उसको अफसर सुन तो लेते हैं लेकिन एग्जीक्यूट भी नहीं करते हैं। बिल्कुल नहीं करते। ठीक है, बीआरटीएस टूटा उसी कारण। ठीक है, एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। बना क्यों था? हाँ। इन्हीं के कारण। बिल्कुल। वो बना टूट भी रहा है तो इन्हीं के कारण। ठीक है, तो जब आप अफसरों की और राजनेताओं के सामंजस्य की बात करते हो तो देखिए, इंदौर म्यूनसिपल पर कॉरपोरेशन का पिछले टॉक शो में अपन ने जिक्र किया ही था कि एफआईआर तक बात चली गई थी, एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए। महापौर के एमआईसी ने म्यूनसिपल कमिश्नर के खिलाफ और म्यूनसिपल कमिश्नर के कहने पे जेडो या जो भी जिस लेवल के भी अधिकारी रहेंगे उन्होंने पार्षद के पति के ऊपर और उनके साथियों पे एफआईआर दर्ज कराई। तुम्हारी सरकार, तुम्हारी अफसर, तुम्हारी एमआईसी, उसके बाद भी तुम एक दूसरे पे एफआईआर करवा रहे हो। कोई कांग्रेस की गवर्नमेंट तो है नहीं यहाँ पे। ठीक है, वो लड़ने के लिए आए हो या काम करने के लिए आए हो, इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है। महत्वपूर्ण बात ये है कि अफसर लड़ने आया है कि काम करने आया है भाई। अफसरों के अपने ईगो है ड्यू टू द प्रोटेक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और वो जब डायरेक्ट भोपाल से वरदस्त प्राप्त करके आते हैं तो उनको इस बात का संकेत होते हैं कि आपको किसी को कुछ नहीं समझना है, नीचे देखना ही नहीं, नीचे देखना ही नहीं है। तो वो जब सातवें आसमान में देखेंगे तो सातवें आसमान के हिसाब से डील करेंगे। तो आपने जो एक गहरी चिंता व्यक्त की ना कि शहर का विकास, शहर 2-3 एंगल से शहर पिट रहा है। एक तो ट्रैफिक, हमारा शहर ट्रैफिक के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बदनाम है। बिल्कुल। ठीक है, और इसके पीछे सिविक सेंस की कमी है। हम जो है ना, हम लोग स्वच्छता में तो तगमा लेने के लिए खड़े हो जाते हैं लेकिन ट्रैफिक सिग्नल का पालन नहीं करना है, ये हमारा एक कैरेक्टर बन चुका है। ठीक है, इसमें पुलिस कम दोषी है, ट्रैफिक के लोग कम दोषी है, हम अपने आप में ज़्यादा दोषी हैं। नहीं राजा भैया, यहाँ करेक्शन अपन दोनों मिलकर करते हैं कि आपने भी स्वच्छता का अभियान देखा। जब पहला साल तो कानून की दादागिरी से वो काम हुआ। जी, अब ये जो ट्रैफिक वाला मामला है इसमें भी कानून की दादागिरी चाहिए। जनप्रतिनिधियों को कहना पड़ेगा कि आप चालानी कार्रवाई कीजिए, पब्लिक के लाइसेंस निरस्त करिए, लेकिन हम कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, हम कोई फ़ोन नहीं करेंगे आपको। और फिर अफसर के अंदर भी इच्छा शक्ति हो कि मैं सारे काम छोड़कर ये करूं। देखिए क्या होता है, देखिए इसको समझिए राजेश भैया। सपोज कीजिए 1000 लोग इनडिसिप्लिन ट्रैफिक चला रहे हैं। हाँ। तो 1000 लोगों के लिए कोई किसी को फ़ोन नहीं करता है। 2-5 लोगों के लिए फ़ोन कर सकता है, कोई नेता कर सकता है, कोई अफसर कर सकता है, कोई पत्रकार कर सकता है कि भैया छोड़ दो। ये तो सेल्फ डिसिप्लिन का विषय है। नहीं, तब सब स्वच्छता अभियान में भी सेल्फ डिसीजन नहीं था, देखिए उसमें बाद में आया। जब आपने कचरा पेटी हटाई, जब आपने हरिजन कामगारों को ठीक करा, तब आया। उसमें इन्फोर्समेंट एजेंसी का इंपॉर्टेंट रोल रहा। देखिए इसमें भी रहेगा, ऐसा इच्छा शक्ति थी ना। हाँ, इन्फोर्समेंट एजेंसी। अभी इच्छा शक्ति नहीं है राजा भाई। देखिए हमारे यहाँ केवल रेसिडेंसी में मीटिंग होती है। यदि मेयर मालिनी गौड़ मनीष सिंह से लड़ती रहती तो क्या इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 आता? क्या मेयर और कमिश्नर के बीच तालमेल नहीं होता तो क्या स्वच्छता में हम नंबर 1 आ पाते? यही स्थिति है ट्रैफिक की भी। ट्रैफिक में थोड़ा सा फ़र्क समझिए आप। वो एक सिस्टम बेस्ड जॉब है जो उसके अंदर एक 8000 लोगों का फोर्स भी काम कर रहा है। कौन सा वाला? कामगारों का 8000 लोगों का वर्कफोर्स, उसको ऑपरेट कर रहा है नगर निगम। ठीक है, यहाँ सिटीजनशिप को देखिए। यदि सपोज कीजिए शहर में 1 लाख ट्रैफिक पे वाहन हैं तो खुद का सिविक सेंस बहुत मैटर करेगा इसके अंदर। इसमें कितनी भी डिबेट कर सकते हो, लेकिन मैं मेरे पार्ट पे इसको अधिक गंभीर मानता हूँ। सिविक सेंस की कमी हमारे यहाँ होती जा रही है। हमको खुद को डिसिप्लिन का मेंटेन करना चाहिए। इन्फोर्समेंट एजेंसियाँ अपनी जगह है। तो फिर आपकी नज़र में ये बताइए कि इंदौर का विकास आखिर होगा कैसे, लाइनअप कैसे होगा? नहीं, देखिए आप 3 एजेंसियाँ हैं विकास की: इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंदौर म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस और गुड गवर्नेंस के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। 3 ही तो एजेंसियाँ होती है। ठीक है, तीनों एजेंसियों के अपने अपने जॉब होते हैं। ठीक है, लेकिन तीनों में कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन नहीं। आज मेट्रो को लेकर ये दिन भर निरीक्षण करते रहते हैं। ठीक है, कि आज हम यहाँ गए हैं, वहाँ गए हैं। मेट्रो की बॉडी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से बात नहीं करती है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के लोग आईडीए से बात नहीं करते हैं, आईडीए के लोग सपोज कीजिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कम्युनिकेशन नहीं करते हैं। ठीक है, तो डेवलपमेंट तो तब होता है जब आपकी सामूहिक सहमति से कोई निर्णय लिए जाते हों। कोई फ्लाईओवर, एक विज़न रखना पड़ता है कि ये फ्लाईओवर शहर का बनेगा तो अगला 50 साल बाद इस शहर में कितना प्रेशर रहेगा। ठीक है, आप प्रयोगशाला के तौर पे कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आपको अगले 20-30-40 साल देखने पड़ेंगे। बीआरटी साहब के सामने इसी बात का एक अभिशाप बनाना। ठीक है, कि एबी रोड सबसे व्यस्ततम शहर था, लेकिन एबी रोड पे केवल उन्होंने एक
मतलब राजीव गांधी से निरंजनपुर तक एक ट्रैफिक का इन्होंने वर्टिकल्स दिया, उसके बाद आपके BRTS कहीं पे भी नहीं रहा। तो आपने एक रोड पे गाड़ियाँ चलाई, उस रोड पे तो चलो ट्रैफिक मिलता चला गया आपको, लेकिन वो शहर कितना कंजेस्टेड हो गया है कि उसमें एक बस चलती है, बाकी पूरा शहर बाहर खड़ा देता है। ठीक है, शहर का ट्रैवलिंग टाइम बढ़ चुका है सर, शादी विवाह में और ख़ास तौर से, और इसकी दुर्गति बाईपास पे अधिक होने लगी है। अंडरपासेस के पास में शादी में क्यों बड़े से मैरिज गार्डन बाहर जा चुके हैं, तो आजकल शादियों में जाने के लिए भी आपको 1 घंटे पहले निकलना पड़ता है। 15 मिनट का ट्रैवलिंग टाइम 1 घंटे से अधिक का हो चुका है। ठीक है, तो डेवलपमेंट तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें अफसरों को, पॉलिटिकल लोगों को, एजुकेशंस को, योजनाओं को सबसे एग्जीक्यूट करके लाया जा सकता है। तो आखिर करेगा कौन राजू भाई? यही लोग करेंगे, और बाहर से आदमी थोड़ी आएगा, करना इन्हीं लोगों को है। तो ये क्या करेंगे या नहीं करेंगे कि ऐसे ही चलता रहेगा ये सब? भाई देखिए, पर्टिकुलर आप किसी विषय पे बात करोगे, आपने कहा कि साहब ये फ्लाईओवर है, तो आज ही कहीं अखबार में पढ़ रहा था मैं कि ये फ्लाईओवर 4 महीने में शुरू होना था, अगले मॉनिटरिंग नहीं है, मॉनिटरिंग नहीं है, कोई सवाल उठाने वाला नहीं है, कोई सवाल उठाने वाला नहीं है। तो करना तो इन्हीं लोगों को है, आपको और मेरे को तो करना नहीं, आपको और मेरे को तो लिखना है, बताना है इन लोगों को। ठीक है, हाथ पकड़ के तो घर से ले जाने से कि आप ये काम कीजिए। ठीक है, प्रयोगशाला बन चुकी है, प्रयोगशाला के तहत हर व्यक्ति अपनी कन्वीनियंसी के हिसाब से, देखिए कोई अफसर आता है अपने प्रोजेक्ट चालू करके जाता है, वो चले जाता है, तो दूसरा अफसर उस प्रोजेक्ट को कैरी नहीं करता है। बिल्कुल, उसको वो छोड़ देता है, उसको कैरी नहीं करता है, उसको ये मालूम नहीं कि डेवलपमेंट से जुड़ा विषय है। वो कहता है मेरा क्या इसमें, मैं अपना एजेंडा लेके आऊँगा, अफसर का एजेंडा गया। तो सब अपने एजेंडे थोपते हैं। शहर प्रयोगशाला बन चुका है। शहर में मेरा अभी भी मानना है पॉलिटिकल वॉइस कमज़ोर हो चुकी है, शहर की पॉलिटिकल वॉइस भी कमज़ोर हो चुकी है। केवल रेसिडेंसी पे चाय की प्याली खड़खड़ाने से पॉलिटिकल वॉइस नहीं होती है। पॉलिटिकल वॉइस के लिए आपको, मैं हमेशा कहता हूँ राजेश भैया, इस शहर में सब राजनेता बचे हैं, लीडर खत्म हो गए हैं। बिल्कुल राजा भाई, कोई भी जनप्रतिनिधि अफसर से विवाद नहीं करना चाहता। बोलो, लीडर्स के लिए बुराई लेना पड़ती है ना। हाँ। बुराई मोल लेना पड़ती है, आपके खुद के व्यक्तिगत हितों को टांगना पड़ता है खूंटी पे, तब जाके आप काम कर पाते हो। सबके छोटे छोटे इंटरेस्टों पे काम चल रहा है। मैं क्यों बुराई मोल लूँ, मैं क्यों बुराई बोल लूँ, मेरा क्या। तो ये कुल मिला के मुद्दे हैं। चलिए, अच्छा है राजा भाई, आपने बिहार चुनाव से लेकर इंदौर के विकास तक को लेकर काफ़ी डिटेल में चर्चा की, और आपका एक जो अनुभव है और रोज़मर्रा आप जो देखते हैं उसके हिसाब से आपने जो मुद्दे बताए हैं, हम उम्मीद करें इंदौर के जनप्रतिनिधियों से और अफसरों से कि वो हमारा ये टॉक शो देखने के बाद भगवान उनको कहीं सद्बुद्धि दे। एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजा भाई। थैंक यू राजेश भैया, थैंक यू, सो काइंड ऑफ यू। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।